हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम सर और आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के साथ सही आंसर, इजी एक्सप्लेनेशन विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स और मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स जो एग्जाम में जल्दी याद करने में आपको हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ साथ अपने सही आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे फर्स्ट पेपर ओ लेवल के M1R5 का है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने टोटल 250 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, अब ये जो 250 क्वेश्चन है, हमने इसे हर एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप अगर इन्हें पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी आपके 2 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके 100% पक्के हो जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से या हमारे इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बाहर से नहीं देखने मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज का पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। चलिए देखते हैं क्या आप इसका सही आंसर दे पाते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाइलर इज, कंपाइलर क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी है प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर लेवल, ऑप्शन सी है प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज हाई लेवल टू मशीन लेवल, या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। देखो स्टूडेंट, हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। ये जो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, C++ में जो लिखा गया कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है, और ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है या मशीन कोड समझ आता है, जिसके अंदर क्या होता है, 0 और 1। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके हाई लेवल कोड को कंपाइल कर देता है मशीन लेवल कोड में। ठीक है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। मान लो आप अपने दोस्त को हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त है, आप उससे काय में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, और उसे क्या समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, तो बीच में आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी, ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, जो आपको आपकी हिंदी समझ के आपको दोस्त को इंग्लिश में समझा दे, और उसकी इंग्लिश समझ के आपको हिंदी में समझा दे। तो वैसे ही कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सी हो गई, C++ हो गई, है ना, इसको काय में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, या जो मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 वाली लैंग्वेज। अब इसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आपको इसे याद कैसे रखना है, ठीक है, देखिए जो कंपाइलर है, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। कंपाइलर इज इक्वल टू कंप्लीट ट्रांसलेटर, या आप इसे कह सकते हैं कंप्यूटर ट्रांसलेटर। कंप्यूटर ट्रांसलेटर ये क्या करेगा, कंप्यूटर की हाई लेवल भाषा को लो लेवल में ट्रांसलेट कर देगा। तो स्टूडेंट, आपने कंपाइलर को अच्छे से समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले मजेदार सवाल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो सवाल है बहुत ही बेसिक है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा।
तो क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ऑप्शन ए, विच डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ऑप्शन बी, विच नीड टू बी ट्रांसलेटेड। ऑप्शन सी, विच मीन मिनोमिनिक्स। ऑप्शन डी, इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन फर्स्ट। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है वो कैसी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है ना, अंडरस्टूड की जाती है। देखिए, आप सभी को ये पता होगा कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? ये कंप्यूटर की असली जबान होती है। क्या होती है? कंप्यूटर की असली लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर अपनी भाषा कहता है या कंप्यूटर जिसमें बात समझता है। ये कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। और कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो इस मशीन लैंग्वेज को खुद डायरेक्टली क्या कर लेता है? समझ लेता है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में क्या है? 0 और 1 है, और यही तो कंप्यूटर की भाषा है, इसलिए वो इसे आसानी से समझ लेता है। लेकिन इंसान के लिए मशीन लैंग्वेज को लिखना, समझना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं। सोचो, आप एटीएम मशीन यूज करते हो, जब आप कार्ड डालते हो, पिन नंबर एंटर करते हो, तो मशीन उस नंबर को 0 और 1 1 0 0 1 के फॉर्मेट में ही उसे समझता है। हमें तो वो क्या दिखाई देते हैं? कार्ड नंबर, मतलब पिन है कोई, है ना, जैसे आपका पिन है 90 12 है, कोई भी है, तो आपको यहाँ पे डिजिट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को क्या दिखाई देगा? 0 1 के फॉर्मेट में दिखाई देगा। मशीन जो है 0 और 1 को समझती है, ठीक है। और कंप्यूटर की ये ओरिजिनल भाषा होती है, इसे वो बिना किसी ट्रांसलेशन के डायरेक्टली समझ लेती है। तो स्टूडेंट, अब आपको मशीन लैंग्वेज का बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला सवाल सुनकर आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन ये ही बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार चेक किए जाते हैं। तो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर खुद से भी समझ सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है? द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कोल्ड। तो वह कौन सी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर खुद से भी समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज। देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का दिमाग सिर्फ बाइनरी डिजिट पर चलता है, ठीक है। अब बाइनरी डिजिट क्या होते हैं हमारे? जो 0 और 1 होते हैं। यही असली लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज हम कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए मशीन लैंग्वेज का बेस होना चाहिए, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह का कोड होता है, ठीक है, लेकिन उसे भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और इसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें जो जरूरत होती है वो असेंबलर की जरूरत होती है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। एट द एंड हमें कंप्यूटर जो समझेगा, जिसे वो एग्जीक्यूट करेगा, वो लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज ही होती है। इसलिए इसका आंसर ए वाला सही है। मान लो आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो और आपका दोस्त सिर्फ हिंदी में बात करता है ना, हिंदी समझता है, तो आपको भी हिंदी बोलनी पड़ेगी। वैसे ही कंप्यूटर की जो सिर्फ ओरिजिनल भाषा है वो है मशीन भाषा, ठीक है। और बाकी सारी भाषाएं उसे समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर तीन है हमारे पास। कंपाइलर ये क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। एक होता है इंटरप्रेटर, ये क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और एक होता है हमारा असेंबलर। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है ना, नदीम सर के द्वारा बनाई गई ट्रिक है। मशीन जो है, मशीन लैंग्वेज अगर आ रही है तो ये कैसा होगी? डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगी। क्या होगी? इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर, और इसे आसानी से भी समझ सकता है और डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी करेगा, ठीक है। यानी ये वही लैंग्वेज है, कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे इसे एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मूविंग प्रोसेस फ्रॉम अ मेन मेमोरी टू अ डिस्क इज कोल्ड। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। तो देखिए मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक प्रोसेस को, ठीक है, जब एक प्रोसेस को हम क्या कर रहे होते हैं, एक मेमोरी से हटाकर मेन मेमोरी में भेज दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी कैचिंग, ऑप्शन सी स्वैपिंग, ऑप्शन डी स्पूलिंग। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी स्वैपिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी हमारी जो होती है, मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारी? रैम होती है। कौन सी होती है? रैम होती है। और रैम की जो साइज है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी कि इसके अंदर जो मेमोरी है वो लिमिटेड होगी, 4 GB 8 GB। और एक टाइम पर एक ही प्रोसेस ज्यादा स्पेस ले सकता है। जब मेमोरी कम पड़ जाती है, सपोज आपकी जो मेमोरी है 8 GB है रैम, और ये कम पड़ गई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को टेम्परेरी डिस्क के ऊपर भेज देगा। क्या करेगा? टेम्परेरी डिस्क के ऊपर भेज देगा, जिससे ये जो हमारा स्पेस है वो खाली हो जाए। अब टेम्परेरी स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसे स्वेपिंग कहते हैं। बाकी टर्म्स, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस का ऑर्डर सेट करना। ठीक है, शेड्यूलिंग में क्या होगा? प्रोसेस का ऑर्डर सेट होगा कि वो कब पहले कौन सा ऑर्डर में क्या होगा। कैचिंग का मतलब होता है यहाँ पे फास्ट मेमोरी का यूज करना। ये क्या है? फास्ट मेमोरी का यूज करना। स्पूलिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि एक बफर के थ्रू इनपुट आउटपुट को मैनेज करना। किसके थ्रू? बफर के थ्रू इनपुट आउटपुट को मैनेज करना। तो ये तीनों अलग अलग तरह के यहाँ पे हैं टॉपिक। मान लो आपके पास एक छोटी टेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुक्स आपकी नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, उन बुक्स को उठा के दूसरी टेबल में या अलमारी में रख दोगे। और जब वो उस अलमारी में से आपको जरूरत होगी, तब आप वहां से उन बुक्स को मेन टेबल पे वापस ला सकते हो। ठीक है, यही काम होता है स्वैपिंग का। यहाँ पे स्वैपिंग में क्या कर रहा है यूजर? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो स्पेस है उस प्रोसेस के लिए उसे वापस से, है ना, ड्राइव में भेज दे रहा है। जब जरूरत होगी इस प्रोसेस के लिए डेटा की, तो वापस से वो मेमोरी में ले आएगा। ठीक है, याद रखो, यहाँ पे स्वैप का मतलब होता है, स्वैपिंग का मतलब है स्वैप करना। स्वैप करने का सिंपल सा होता है, आपने देखा होगा सिम को स्वैप करा रहे हो आप, पोर्ट करा रहे हो, तो स्विच बिटवीन रैम एंड मेन मेमोरी। स्विच बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। यानी कि हम हार्ड डिस्क में क्या होता है, ज्यादा डेटा आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रैम में से डेटा को हार्ड डिस्क में रख देंगे, और जब हमें अगर जरूरत होगी तो हार्ड डिस्क में से उस डेटा को रैम में वापस ले आएंगे। तो स्टूडेंट, आज आपने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वाइल रनिंग डोज ऑन अ पीसी द कमांड दैट इज यूज टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्केट। ये जो सवाल है ये पुराने टाइम के डोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जुड़ा है, और एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या आप इसका सही आंसर गैस कर सकते हो। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोज में अगर आपको पूरी डिस्केट जो होती है ना, डिस्केट इसे बोलते हैं फ्लोपी डिस्क के लिए। डिस्केट किसको बोला जाता है? फ्लोपी डिस्क चलती थी पुराने जमाने में, उसको डिस्केट बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लोपी डिस्क को पूरी तरीके से क्या करना है? डुप्लीकेट करना है। यानी कि अगर उसके अंदर कोई सामान पड़ा हुआ है तो उस जैसा उसकी एक कॉपी बना के दूसरा कॉपी करना, पूरा डुप्लीकेट करना है। तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? ठीक है, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पुराने जमाने में यूज होता था। ठीक है,
और ये पूछ लिया था कई बार कि डॉस जो है ये कैसा सिस्टम है, तो ये एक CUI बेस्ड यानी कमांड यूजर इंटरफेस इसके अंदर होता था, कमांड दे के काम होता है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉपी, एक है डिस्क कॉपी, एक है CH के डिस्क, और एक डी है टाइप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है डिस्क कॉपी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है डिस्क कॉपी। देखो स्टूडेंट्स, कॉपी कमांड सिर्फ, कॉपी कमांड क्या करती है, एक फोल्डर, इसके अंदर अगर एक फोल्डर होता या दो फोल्डर होते तो जिसको हम क्या करते, कॉपी करते, ये सिर्फ उसी को कॉपी करता। अगर इसके अंदर 3 4 5 6 जितने भी हैं, ठीक है, पूरी की पूरी हमें जो फ्लोपी डिस्क है उसको करना होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क कॉपी, पूरी जो फ्लोपी डिस्क है उसको कॉपी कर लेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो CH के डिस्क है, ये डिस्क को क्या करता है, CH के का मतलब है चेक और डिस्क, तो ये क्या करता है, डिस्क को चेक करने के लिए कमांड होती है क्या उसके अंदर क्या क्या हमारे पास सामान है। अच्छा, टाइप जो कमांड है, ये टेक्स्ट फाइल का कंटेंट दिखाती है, ये एक टाइप को बताती है कि इसका टाइप क्या है ना, टेक्स्ट कंटेंट को दिखाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने सिलेक्ट किया उस आइटम को कॉपी करेगा। मान लो आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, जिसके अंदर आपने पूरा सिलेबस लिखा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5, आपने उसके अंदर 10 चैप्टर लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपको उसका सेम टू सेम एक डुप्लीकेट चाहिए। आप एक एक पेज को मैनुअली कॉपी करोगे तो वो कॉपी कमांड की जैसा हो जाएगा। अगर इसका पहला चैप्टर कॉपी करोगे फिर दूसरा चैप्टर कॉपी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी कमांड से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार में पूरा करना है तो उसके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क कॉपी। अब डिस्क कॉपी क्या करेगा, ये इसके 10 चैप्टर का पूरी नोटबुक का एक डुप्लीकेट नोटबुक बना देगा। लेकिन अगर कोई जीरोक्स मशीन लगा दो, वो जो पूरी किताब को एक साथ में डुप्लीकेट कर दे, तो वो करता है हमारा डिस्क कॉपी। ठीक है, सिंपल सा, इसे कैसे याद रखोगे आप, ट्रिक क्या है इसकी, डिस्क कॉपी इज इक्वल टू डिस्क का जीरोक्स। डिस्क का जीरोक्स मतलब डिस्क की कॉपी हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको डोज का डिस्क कॉपी कमांड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। If data processed as it arrive, this type of data processing is called। ये जो सवाल है ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सोचकर देखो, जब डेटा आता है तुरंत प्रोसेस हो जाता है, तो हमारा डेटा जब आता है, अराइव होता है, अराइव मीन्स आना, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस डेटा की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर डेटा आते ही प्रोसेस तुरंत हो जाए तो उस डेटा प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से आपका सही आंसर है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे ही डेटा आता है उसी समय प्रोसेस हो जाता है बिना किसी वेट किए। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा एक जगह कलेक्ट होगा, है ना, पूरा बैच बनेगा, कलेक्ट होने के बाद वो क्या बनेगा, एक बैच बनेगा, और उस बैच में बनने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। और सी वाला है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, डेटा को सिस्टम से प्रोसेस करते हैं, है ना, इसे ऑफलाइन तरीके से प्रोसेस किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हम अलग अलग कंप्यूटर में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। अगर तुरंत प्रोसेसिंग चाहिए, है ना, डेटा आते ही हमें प्रोसेसिंग चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। तुरंत डेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। देखिए रियल टाइम का मतलब है, रियल टाइम का मतलब है ना, राइट टाइम। इसे कैसे याद रखेंगे, राइट टाइम, उसी समय, मतलब डेटा उसी समय तुरंत प्रोसेस होगा जब आएगा, बिना किसी डिले के, बिना डिले, डिले होता है देरी के, है ना, जैसे ही डाटा आया हमारा अपडेट हो गया। देखिए ATM से आप पैसे निकालने जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप कार्ड स्वैप करते हो तो बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है। ये भी एक रियल टाइम का उदाहरण है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण है,
कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और स्कोर कार्ड पर बॉल बाय बॉल रन अपडेट हो रहे हैं। जैसे ही बैट्समैन रन बनाता है वैसे ही स्क्रीन पर आपको दिख जाता है। ये भी रियल टाइम प्रोसेसिंग ही है। ठीक है, तो आज आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग का फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये जो सवाल है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें दिए गए सारे नाम बहुत ही कॉमन है, लेकिन उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए, क्या आप देखते हैं चलो देखते हैं क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं, ठीक है, यूनिक्स, लिस्प, बेसिक या जावा। तो लिस्प क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सही आंसर है यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी एआई के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, बेसिक जो है इसकी फुल फॉर्म होती थी बिगनर। बेसिक लैंग्वेज एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, और जावा एक वर्ल्ड फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये इसका सही जवाब है। मान लो आप एक स्कूल के क्लास के लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हैं मैथ, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, और आपको एक एंट्री लिखना है क्लासरूम। अब क्लासरूम क्या है? क्लासरूम क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्लासरूम क्या हो जाएगा? इन सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन ये खुद एक लैंग्वेज नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम इज। ये जो सवाल है थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने पिछले वाले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ लिया था तो ये सवाल आपको इजीली, आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्चुअल टाइम में रीड करता है और रिएक्ट करता है। एक्चुअल टाइम में रीड करेगा और रिएक्ट करेगा, मतलब रियल टाइम ही हो गया। एक्चुअल टाइम क्या होगा? रियल टाइम होगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, है ना? तो ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक्चुअल टाइम में क्या करेंगे? रीड करेंगे डेटा को और उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करके बैच वाइज परफॉर्म करेगा। ये जो भी हमारा डेटा है उस पर क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। और टाइम शेयरिंग क्या करता है? सारे सिस्टम को टाइम शेयर कर देता है ना? ये टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है ये मल्टी यूजर के लिए होता है। जो कई सारे यूजर, जैसे 10 यूजर हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं, तो ये उन 10 यूजर को टाइम बांट देगा और उसके हिसाब से प्रोसेस करता है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम जो है ये एक जेनेरिक टर्म है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम में इनपुट आ रहा है एक्चुअल टाइम में और उसे वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे रियल वर्ल्ड इवेंट हो, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उसी समय एक्शन ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, जैसे हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू मशीन्स होती हैं, है ना? आईसीयू में क्या हो रहा है? यहाँ पे इस पेशेंट्स का जो भी हार्ट बीट है वो रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। ये जो मॉनिटर है इस पे मॉनिटर किया जा रहा है, और ये रियल टाइम में ही पॉसिबल है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी फ्लाइट की लोकेशन, सारी चीजें रियल टाइम में ही वहां पे क्या करी जाती हैं? प्रोसेस की जाती हैं। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपका मोबाइल फोन जब कॉल आता है तुरंत रिंगटोन बजने लगती है और स्क्रीन पर कॉलर आईडी दिख जाती है। तो ये भी एक रियल टाइम, आपका क्या है? रियल टाइम सिस्टम है, जो आपको तुरंत एक्चुअल टाइम में डेटा को बता देता है। आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। हमें लगता है कि इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना। एक्चुअली में सभी ऑप्शन इसके अंदर क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है। क्या यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, होता है। इसके अंदर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी एबव। देखिए, यूनिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कि इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे इसके फाउंडर का नाम बताएंगे, क्योंकि मैंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था तो इनके फाउंडर के नाम बताए थे। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल फाइल सिस्टम से जुड़ा है, ठीक है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने डोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। डोज के बारे में हमने अपनी थ्योरी क्लास में कंप्लीटली पढ़ाया है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाके हमारे प्लेलिस्ट में, है ना, आईटी टूल्स की M1R5 की पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज आप उन्हें देख लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो डोस की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कौन सा फाइल सिस्टम को यूज करता है? FAT16, FAT32, NTFS और WNFS। तो इसका सही आंसर है FAT16। अब ये FAT16 क्या होता है? देखिए, फैट की फुल फॉर्म है यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल। अब फाइल एलोकेशन टेबल ये जो है 16 वाले को यूज करता है। एक फाइल एलोकेशन टेबल 32 आता था। अभी जो विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये NTFS फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। इसका होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जितनी भी विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज 11 है, ये NTFS फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। अब ये सिस्टम क्या होते हैं? ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो डोज है ना, डोज ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फ्लोपी डिस्क पे चलता था। किस में चलता था? फ्लोपी डिस्क के ऊपर चलता था, जो छोटी हार्ड डिस्क होती थी। फ्लोपी डिस्क एक 3.5 इंच की आती है, ठीक है। उसके अंदर आप केवल 1.44 MB ही डेटा स्टोर कर सकते थे। तो वहां पे फाइल सिस्टम सिंपल होना चाहिए, इसलिए डोज टिपिकली, ठीक है, FAT16 का यूज करता था। फैट का मतलब हमने बताया फाइल एलोकेशन टेबल। FAT16 जो है ये एक पुराना वर्जन है जो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे यूज होता था। उसके बाद में आया FAT32 जो विंडोज में पॉपुलर हुआ। विंडोज जो आई थी, विंडोज 1, विंडोज 2, है ना, या विंडोज XP वगैरह के अंदर ये जो है पॉपुलर हुआ था। लेकिन जो मॉडर्न आ रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, विंडोज 7, विंडोज 10, उनके अंदर NTFS आया। अच्छा, WNFS ये कोई वैलिड हमारा फाइल सिस्टम नहीं है, ये वैलिड नहीं है। मान लो आप एक पुरानी डायरी यूज कर रहे हो जिसमें 2 डिजिट पेज नंबर लिखने थे, ठीक है, 2 डिजिट के आपको क्या लिखने थे, उसके अंदर पेज नंबर लिखने थे पुरानी डायरी के अंदर। तो आप कैसे लिखते? 01, 02, 03। इस तरीके से आप मैक्सिमम 99 तक क्या लिख सकते थे, 2 डिजिट में आप लिख सकते थे। ये FAT16 भी क्या है, उसी जैसा लिमिट इसकी छोटी होती है। लेकिन मॉडर्न डायरी के अंदर आप 1000 पेज भी नंबर होते हैं, जैसे FAT32 में, NTFS में। बट डोज के टाइम पे FAT16 ही चलता था। डोज क्या है, पुराना है, और FAT16 भी पुराना है। जब भी डोज और फाइल सिस्टम का नाम आए, ठीक है, जब भी डोज और फाइल सिस्टम का नाम आए तो FAT16 ही ये यूज करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको डोज का फाइल सिस्टम क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं है। एडवांटेज का मतलब होता है यहाँ पे फायदा, है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा फायदा नहीं है? ऑप्शन ए है इंक्रीज थ्रूपुट, ऑप्शन बी है आपका शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन सी है डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, ऑप्शन डी है एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटी टू जॉब। तो इसका सही आंसर है हमारा सी,
डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। अब इसका क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप एक समय में दो या दो से अधिक क्या कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम हैंडल कर रहे हो। इससे क्या होता है, जब ज्यादा हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम है ना यूज हो रहे होंगे तो इससे थ्रोपुट बढ़ता है। थ्रोपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, थ्रोपुट इंक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम छोटा हो जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस वेट करता है, दूसरा प्रोसेस चल सकता है, और प्रायोरिटीज भी असाइन करनी पॉसिबल है। जैसे किसी इंपोर्टेंट में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का है ना, जब थ्रोपुट बढ़ेगा तो ये वाला ऑप्शन, इसका जो एडवांटेज है इंक्रीज थ्रोपुट, ये सही हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेसर वेट करता है तो दूसरा प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। और इसके अलावा हमारा क्या है, प्रायोरिटी भी असाइन करना, है ना, ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज है, पॉसिबल है। जैसे किसी इंपॉर्टेंस टास्क को ज्यादा सीपीयू टाइम देता है, लेकिन एक चीज का नुकसान है, वो है डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, इसलिए वो डिक्रीज नहीं करता। इसमें ओवरहेड जो है बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज हो जाता है उसका ओवरहेड। काम में जो टेंशन बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बढ़ जाता है, ना कि डिक्रीज होता है। तो ये इसका जो है सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि नोट एन एडवांटेज, तो यही एडवांटेज नहीं है मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का जो ट्रिक है वो ये है कि मोर वर्क, मल्टी का मतलब है मोर वर्क, एक साथ कई सारे काम करना। और जब ज्यादा काम हो रहे होंगे तो मोर ओवरहेड होगा। क्या होगा, मोर ओवरहेड, यानी कि लोड भी ज्यादा पड़ेगा। बेनिफिट तो मल्टी प्रोग्रामिंग के मिलते हैं, लेकिन इससे ओवरहेड जो है कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो स्टूडेंट, आपको मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट, अगला सवाल है कि सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जाती है किसके थ्रू, या सीपीयू की परफॉर्मेंस को किसके माध्यम से मापा जाता है। ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हर किसी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी परफॉर्मेंस कैसे नापी जाती है। जैसे आप दूध को लीटर में, है ना, और कपड़े को मीटर में नापते हैं, वैसे ही सीपीयू की स्पीड को नापने के लिए हम मेगा हर्ट्स का यूज करते हैं, MHz, मेगा हर्ट्स। अब जो है सिस्टम में अगर 1024 मेगा हर्ट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा जीगा हर्ट्स। तो जीगा हर्ट्स में भी नापा जाता है। जैसे 2.3 जीगा हर्ट्स अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड है तो अच्छा है। इससे ऊपर आती है 3.2, और भी ऊपर आते हैं 4.2 या 4.5, है ना। तो जितने ज्यादा जीगा हर्ट्स आपके प्रोसेसर के होंगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। स्टूडेंट, अगला सवाल बहुत ही फंडामेंटल है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का असली काम पता है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सोल्व कर लोगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन काम क्या है, मुख्य जॉब क्या है, ठीक है, मुख्य काम क्या है। देखिए, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन काम होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना। इसका सही आंसर है बी, मैनेज को, रिसोर्सेज को मैनेज करना। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी हमारे यहाँ पे हार्डवेयर हैं, ठीक है, हार्डवेयर के और यूजर के, हार्डवेयर के और यूजर के बीच, यहाँ पे यूजर यूज कर रहा है, ठीक है, इसके बीच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। ये हार्डवेयर से यूजर और यूजर से हार्डवेयर तक कम्युनिकेशन कराता है। ओएस का सबसे जरूरी काम है रिसोर्सेज को मैनेज करना। देखिए, कमांड रिसोर्सेज एक्चुअली इसका एक वैल्यू टर्म है ना, रिसोर्सेज का यूटिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। यूजर फ्रेंडली होना एक एडवांटेज है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर फ्रेंडली है, तो ये एक उसका फायदा है, बेनिफिट है, लेकिन ये इसका असली काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का असली काम होता है
जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस लग रही हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, प्रोसेस है, मेमोरी है, सिक्योरिटी है, इन सभी को, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सभी को मैनेज करना। देखिए स्टूडेंट, इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल के अंदर जितने भी वहां पे एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या करते हैं? प्रिंसिपल स्कूल के पास जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, वहां पे क्लासरूम है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको अगर प्रिंसिपल सही तरीके से मैनेज करेंगे तो क्लासेस स्मूथ चलेंगी। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर सही से मैनेज करेगा, सारे रिसोर्सेज को सही से मैनेज करता है कि कौन सा प्रोग्राम सीपीयू यूज करेगा, कौन सी डिस्क पर जाएगा, कौन सी डिवाइस एक्सेस होगी, तो यही मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, बस याद रखो, ओएस मींस ऑर्गेनाइज ऑफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजर ऑफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजर ऑफ सिस्टम। ऑर्गेनाइजर का काम क्या होता है? हमारे जो भी मैनेज करना है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करना, और यही इसका प्राइमरी जॉब है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का असली काम पता चल गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल लाइनेक्स से जुड़ा है, और ये एक डायरेक्ट कमांड बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कमांड याद है लाइनेक्स की, तो आप इसका इंस्टेंटली आंसर कर लेंगे। देखिए, व्हाट कमांड इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड एंड कैरेक्टर इन लाइनेक्स फाइल। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि लाइनेक्स फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं, ठीक है, हाउ मेनी लाइंस, कितने वर्ड्स हैं, एंड कितने करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनको गिनने के लिए या उनको जानने के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा कमांड हम यूज करते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे 4 कमांड है, काउंट डब्ल्यू, डब्ल्यू काउंट, डब्ल्यू सी, और एक है काउंट पी। देखो स्टूडेंट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी पावरफुल कमांड्स होती हैं, जैसे काउंट डब्ल्यू और काउंट डब्ल्यू काउंट, ये दोनों इस तरह की कोई भी कमांड मौजूद नहीं है। काउंट पी ये भी एक इनवैलिड कमांड है, ठीक है, ये एक इनवैलिड कमांड है। तो बचता क्या हमारा? डब्ल्यू सी। अब डब्ल्यू सी क्या है? लाइनेक्स का ऑफिशियल कमांड है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट, है ना। ये क्या कर रहा है? वर्ड काउंट। और डब्ल्यू सी कमांड से ही अगर आप फाइल के अंदर ये देखना चाहते हैं कि कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, तो ये भी आप एक साथ काउंट कर सकते हो। मान लो आपने कोई ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा, और उसमें टीचर्स ने आपसे बोला कि इसकी वर्ड की लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए? 500 वर्ड होने चाहिए। इसके अंदर कितने वर्ड होने चाहिए? 500। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक कमांड यूज करोगे, डब्ल्यू सी। अगर आपने ऐसे लिखा है, ऐसे फाइल है आपकी, और ये जो फाइल है आपकी टीएक्सटी फाइल है, यानी कि टेक्स्ट फाइल है, तो इस टेक्स्ट फाइल में आपने ऐसे लिखा है, और डब्ल्यू सी क्या करेगा? इस फाइल के अंदर जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी लाइंस हैं, और जितने भी करेक्टर्स हैं, उनको क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो काउंट ऑप्शन होता है उसकी तरह से ये वर्ड काउंट काम करता है। सिंपल सी ट्रिक है, डब्ल्यू सी वर्ड काउंट, आप इसको याद रखें। और इसी के ये जो है, इसके साथ लाइंस और करेक्टर का जो काउंटर है वो फ्री में आपको मिलता है, वर्ड के साथ लाइंस और करेक्टर फ्री में मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको लाइनेक्स का डब्ल्यू सी कमांड क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है? या इस सवाल को हम इस तरीके से कह सकते हैं, लाइनेक्स का सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो किस पर आधारित है? लाइनेक्स के अंदर जो सिस्टम होता है, आर्किटेक्चर जो है इसका, वो किस के आधार पे बना हुआ है? देखिए, लाइनेक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूनिक्स बेस्ड है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो मोनोलिथिक कर्नल के बेस पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर है मोनोलिथिक कर्नल। देखो स्टूडेंट, लाइनेक्स क्या है? एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है सबके लिए। इसका सोर्स कोड क्या है? फ्री अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंगल फाइल, एक सिंगल फाइल। मोनो, मोनो का मतलब है सिंगल, है ना, सिंगल लार्ज कर्नल फाइल, जो क्या करती है? सभी चीजों को, जैसे कि आपका सीपीयू है, मेमोरी है,
ठीक है, मेमोरी है, डिवाइसेस हैं, और भी उन जो भी पूरा सिस्टम है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करती, ठीक है। यूनिक्स लाइनेक्स बेस्ड है। लाइनेक्स जो है यूनिक्स का इंस्पिरेशन जरूर है, लेकिन लाइनेक्स की खुद की अपनी इंस्ट्रक्शन है जो मोनोलिथिक कर्नल पर बनी हुई है। देखिए ये एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, जिसका पूरे मैनेजमेंट जो है एक छोटे से कमरे में किया जाता है, जहां पे उसकी सिक्योरिटी होगी और वहां पे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगे होंगे, वहीं से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, पूरे शॉपिंग मॉल की इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कर रहे होंगे, बिलिंग हो रही होगी। तो ये सब कुछ एक जगह पर मैनेज होते हैं। वैसे ही लाइनेक्स में, ठीक है, बहुत सब कुछ बड़ा मोनोलिथिकल कर्नल होता है जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर लेता है। इसको याद रखना है। मोनोलिथिक कर्नल को कैसे याद रखोगे? ये एक बड़ा फाइल है ना, वन बिग बॉस है, पूरे सिस्टम को एक ही जगह से कंट्रोल कर लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो सवाल है ये विंडोज से जुड़ा है और ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप अगर रोज कंप्यूटर यूज करते हो तो बस आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विंडोज में अगर आपको अपने फोल्डर्स और फाइल्स को मैनेज करना हो तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं। तो देखिए फोल्डर्स को मैनेज करने और फाइल्स को मैनेज करने के लिए सिंपल सा हमें चाहिए होता है फाइल एक्सप्लोरर। क्या चाहिए होता है? फाइल एक्सप्लोरर, या इसे हम कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं? विंडो एक्सप्लोरर। ये इसका इंटरफेस है। अगर आपको इसकी शॉर्टकट की चाहिए तो विंडोज की के साथ आप ई दबाएंगे तो ई से क्या है, एक्सप्लोरर खुल जाएगा, और यही सारी हमारी फाइल्सों को और फोल्डर्स को मैनेज करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए जो एसेसरीज है ये एक ग्रुप है। एसेसरीज के अंदर कई सारे अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, है ना। तो ये एक हमारा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। कंट्रोल पैनल पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सारे सेटिंग्स होती हैं, जैसे मोबाइल में सेटिंग्स होती है ना, तो कंट्रोल करने के लिए सेटिंग्स होती हैं। ऑफिस, ये इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरर। ये क्या करता है, फोल्डर और फाइल को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, है ना। ये क्या कर रहा है, फाइल को एक्सप्लोर करता है, उन्हें फाइल और फोल्डर को एक्सप्लोर करना, जिससे आप उन्हें यूज कर पाओ। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया है कि विंडोज में फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर का, या आप इसे खाली एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। इसकी शॉर्टकट की विंडोज ई होती है। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल में पूछा गया है कि विंडोज के फाइल और फोल्डर से जो नाम जुड़ा होता है, और ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर डेली यूज करते हो तो शायद आप इंस्टेंटली इसका आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर है जिसको अलाउ किया जाता है, जो आप विंडोज की फाइल का नाम लिखते समय या फोल्डर का नाम लिखते समय यूज कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि कई बार जब हम फाइल या फोल्डर का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मैं किसी फाइल का नाम लिख रहा हूँ, मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, स्टूडेंट, ठीक है, और रिकॉर्ड, ये मैंने दो अलग अलग वर्ड लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, खाली स्पेस आ रहा है। अब ये खाली स्पेस आप नहीं लिख सकते किसी फाइल और फोल्डर के अंदर, है ना। बेसिकली जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पे खाली स्पेस नहीं आता, तो वहां पे हम अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं ताकि ये दोनों वर्ड एक से लगे। तो यहाँ पे क्या आप बैक स्लैश यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश होता है इस तरह का, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है इस तरह का, तो ये यूज नहीं कर सकते। आप फाइल नेम के अंदर एस्ट्रिक मार्क भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। केवल और केवल आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट इसे याद कैसे करेंगे कि जो अंडर स्कोर है, ठीक है, अंडर स्कोर जो है वो क्या है, हमारा अंडर कंट्रोल है। क्या है, अंडर कंट्रोल है। दैट मीन्स कि आप केवल और केवल अंडर स्कोर को ही फाइल में यूज कर सकते हैं, फाइल नेम में। देखिए स्टूडेंट्स अगला सवाल एकदम बेसिक और फंडामेंटल ही है। ये आईटी और कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि आप जीयूआई का फुल फॉर्म बता पाएंगे नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
देखिए GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कितना सिंपल सा आंसर है। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट हम ग्राफिक्स के जरिए करते हैं, है ना। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे ये कैलेंडर है तो कैलेंडर का आइकन आ गया, ये मेल है तो यहाँ पे मेल का आइकन बना दिया, है ना। बटन्स होते हैं जैसे ये विंडो बटन है, ये पावर बटन है। तो यहाँ पे हम जो इंटरफेस कर रहे हैं वो आइकन्स के अकॉर्डिंग करते हैं, इमेजेस के अकॉर्डिंग करते हैं, बटन, है ना, बटन होंगे इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे हम माउस से क्लिक करके उन ग्राफिक्स को यूज करके, है ना, इसके आने वाले कमांड लाइन से मुश्किल कोड टाइप करने की हमें जरूरत कम हो गई है। जब से ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया है GUI, तो हमें कमांड लिखनी नहीं पड़ती है। कंप्यूटर के साथ पिक्चर और आइकन के जरिए बात करना ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, हर एग्जाम में लाइनेक्स का एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर आता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑफिस टूल है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, या प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जब यहाँ पे ओपन सोर्स की बात हो रही है ना, तो प्रोप्राइटरी तो आएगा नहीं। अब ये क्या है, एक लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से विच ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू द इक्विवेलेंट मशीन कोड। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर, है ना, कंपाइलर क्या करता है, हमारा इस सोर्स कोड को, ये काय में लिखा हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुए कोड को क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर। ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को कर देता है, एक बार में ये पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। अगर 1000 लाइनों का कोड है तो ये एक बार में 1000 लाइनें ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, कंपाइलर एक हमारा सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अच्छा, कंपाइलर जो है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या सिस्टम है। तो कंपाइलर जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला सवाल आपके रोज मोबाइल से जुड़ा है। अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हो तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल डिवाइस बेस्ड ऑन द लाइनेक्स कर्नल एंड जावा। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है, और लाइनेक्स का जो कर्नल है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है। देखिए वो है हमारा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। ये कैसा है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। किसके लिए, मोबाइल और टैबलेट के लिए, मोबाइल और टैबलेट के लिए। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है गूगल कंपनी ने। ठीक है, ये लाइनेक्स के कर्नल और जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है। अब इसकी जो कोडिंग है वो कोटलिन में भी की जा रही है। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप एंड्रॉइड के ऐप बना सकते हो। अब उबंटू क्या है, ये एक सर्वर ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज होती है। बीओएस एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मोबाइल के लिए नहीं है। एमएस डोस जो था एक पुराना कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज नहीं होता। इसलिए सही जवाब है हमारा एंड्रॉइड। सोचो आपके पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, उसके अंदर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। अगर एंड्रॉइड ना होता तो ये एप्स चल ही नहीं पाते। एंड्रॉइड ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल को स्मार्ट बनाता है। तो स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया होगा कि एंड्रॉइड वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स और जावा पर बेस्ड है। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर से जुड़ा है। ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो चलिए सही ऑप्शन को आप चुनते हैं या नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है। देखिए असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल या मिड लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। जो C++ है ना, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए तो हमारे पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के लिए, है ना, जो न्यूमोनिक का यूज करती है, ये काय का यूज करते हैं, न्यूमोनिक कोड का यूज करती है। असेंबली लैंग्वेज किसका यूज करती है, न्यूमोनिक कोड।
जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए सब लिख दिया, है ना, और मल्टीप्लाई के लिए मूव लिख दिया। तो इस तरह के इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड होते हैं। कंप्यूटर को ये न्यूमोनिक्स समझ में नहीं आते, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जिसके अंदर 0 और 1 होते हैं। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ कोड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, देखिए असेंबली असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला कौन है, असेंबलर है। तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये क्या करता है, इस असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। कंपाइलर जो है C++, पाइथन, है ना, इनको करेगा। इंटरप्रेटर पाइथन को, PHP को, ये लाइन बाई लाइन करता है। कंपाइलर और इसमें एक ही अंतर है कि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को तो करता ही ट्रांसलेट, ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन करता और ये एक बार में कर देता। तो इसका सही आंसर है हमारा असेंबलर, क्योंकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है। देखिए अगला सवाल है हमारा, मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, या मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर हम यूज कर रहे हो, या दो या दो से ज्यादा हम प्रोसेस एक साथ कर रहे हो। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद द टू और मोर प्रोसेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक साथ हम दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग कर रहे हो। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद द यूजर। ये जो सवाल है एकदम फंडामेंटल है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हार्डवेयर और यूजर के बीच कनेक्शन का है, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर वह कौन सा हार्ड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो देखिए ये हमारे मॉनिटर, डेस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड, एप्लीकेशन, इन सबको जो है कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यूजर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं जैसे CPU है, मॉनिटर है ना, कीबोर्ड माउस है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो जो हार्डवेयर है उनकी वो जो है अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं, और यूजर, हमारा जो यूजर है, यूजर अपनी लैंग्वेज में काम कर रहा है ना। हार्डवेयर काय पे काम करते हैं, इन्हें दो ही चीजें समझ में आती हैं, 0 और 1। या तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और यूजर अपना हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेज में काम करता है। तो इन दोनों के बीच में एक जो बीच में ब्रिज का काम करेगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, आज हमारे ह्यूमन की बात को समझ के कंप्यूटर को समझने लायक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दोनों के बीच में ट्रांसलेट और इंटरेक्शन का काम कौन कर रहा है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो कंपाइलर है ये कोड को, है ना, जो कोड लिखा जाता है उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर के काम के लिए बनाए जाते हैं। इनका जो कोड लिखा हुआ होगा उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जो हार्डवेयर से और यूजर के बीच में इंटरेक्ट कराएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, वहां पे जो वर्कर हैं, जो वर्कर हैं वो क्या है, हमारे हार्डवेयर है ना, वर्कर हैं वो हार्डवेयर हैं, और जो यूजर है वो कौन है, बॉस है। बॉस को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूजर कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, तो इन दोनों के बीच में एक मैनेजर को रखा जाता है। मैनेजर बॉस की बात को समझ लेता है जो ओनर है, और वर्कर को उनकी भाषा में समझा देता है, और उनकी बात को उनको। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम है प्लस यूजर का ब्रिज है। आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो ब्रिज है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरेक्शन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये आज की इस क्लास का आखिरी सवाल है, और ये कंप्यूटर के वायरस से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स क्लियर है तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। वायरस सर्वाइव बाय कैप्चरिंग, कंप्यूटर वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है, क्या कैप्चर करता है, इसका आंसर है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। देखिए स्टूडेंट, वायरस एक मेलिशियस कोड होता है। वायरस क्या होता है, मेलिशियस कोड होता है। मेलिशियस का क्या मतलब है, मेलिशियस का मतलब होता है ये नुकसान पहुंचाने वाला या हार्मफुल कोड होता है, जो आपको एक हेल्दी प्रोग्राम के अंदर चिपक जाएगा। जो हमारा सही प्रोग्राम है ना,
जैसे सही इंसान है, उसे वायरस लग गया, तो सही प्रोग्राम के साथ ये क्या करता है, चिपक जाता है, उसके साथ ये चिपक जाएगा, यानी कि उसे इन्फेक्टेड कर देगा। ये ज्यादातर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो डॉट ई फाइल होती हैं, जो हमारी फाइलें रन करती हैं, है ना, उनको कैप्चर करता है। और क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम यूजर जब भी कोई प्रोग्राम को रन करता है तो वायरस साथ साथ में क्या हो जाता है, वो भी रन हो जाता है। ये जो इंटरप्ट है, ये प्रोग्राम में डायरेक्टली वायरस के सर्वाइवल को टारगेट नहीं करते हैं। कॉम कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं, ये अलग तरह को ये भी डायरेक्ट वायरस को टारगेट नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पे इसका आंसर रहेगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। मान लीजिए आप एक स्कूल में, है ना, मान लीजिए आप एक स्कूल में गलत स्टूडेंट आपके नाम, अपना नाम एक अच्छे स्टूडेंट के साथ रोल नंबर लिस्ट में चिपका देता है, तो जब भी अच्छे स्टूडेंट को बुलाया जाता है तो उसी के साथ वो गलत स्टूडेंट भी क्लास में आ जाता है। वैसे ही वायरस भी क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स के साथ चिपक कर चल पड़ते हैं। वायरस हमेशा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को पकड़कर ही सरवाइव करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, वायरस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कैप्चर करके जिंदा रहता है। इसी के साथ आज के हमारे 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में और भी धमाकेदार एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 25 में से कितने सही आंसर अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 होगा। इसके अंदर हम 26 से 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।